नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम एक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है त्रिफला ज्योतिष। इस त्रिफला ज्योतिष में हमने बहुत सारे पेजेस को पढ़ लिया है और जो लास्ट हमने पढ़ा है वो है राजयोग अध्याय। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसका, और इस नेक्स्ट चैप्टर का नाम है संबंधित मारक अध्याय। अर्थ मारक अध्याय में जो पहला श्लोक दिया है वो लिखा है सप्तम मारक स्थानम तत् तस्मास्तु प्रबलम धनम मरणम मार्केशस्य दशायां प्रवदेत् सुधीः। संबंधी मार्केशस्य पापः किंचित ग्रहो भवेत् तद दशावयामथो मृत्युम संभवे प्रददेत बुधः। इन दोनों श्लोकों को आगे हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है। आइए जानें। सप्तम मारक स्थान है, उससे भी प्रबल मारक स्थान द्वितीय भाव है, द्वितीय स्थान है। विद्वान को उचित है कि उसमें उसमें मतलब सप्तमेश या द्वितीयेश की महादशा में मृत्यु होगी, ऐसा कहे यदि संभावना हो। और दूसरा श्लोक कहता है यदि मार्केश का संबंधी कोई पाप ग्रह हो तो उसकी दशा में मृत्यु कहें। अर्थात सप्तम या द्वितीय के स्वामी सप्तम या द्वितीय में बैठे पाप ग्रह या सप्तमेश या द्वितीय से संबंध करने वाले पाप ग्रह मारक होते हैं। अब इसको अगर हम एक कुंडली पर समझें तो पहला श्लोक ये कहता है कि दो स्थान कुंडली में ऐसे होते हैं जो मारक स्थान कहलाए जाते हैं। पहला है सप्तम भाव और दूसरा है द्वितीय भाव। सप्तम स्थान से ज्यादा द्वितीय स्थान को मारक कहा गया है, प्रबल मारक कहा गया है। ठीक है। और दूसरा श्लोक ये कहता है कि कब कहें कि मृत्यु हो सकती है, जब सप्तमेश की या द्वितीयेश की महादशा हो। ये तो पहला श्लोक कह रहा है। दूसरा श्लोक कहता है कि यदि मार्केश का संबंधी ग्रह यानी कि सेकंड लॉर्ड या सेवेंथ लॉर्ड से संबंध रखने वाला ग्रह, किससे संबंध रखने वाला, सेकंड लॉर्ड से या सेवेंथ लॉर्ड से संबंध रखने वाला ग्रह की महादशा या अंतरदशा आए, या सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की की दशा आए तो मारक दशा कहनी चाहिए। इसी बात को आगे और आराम से पढ़ते पढ़ते समझने की कोशिश करते हैं। लिखते हैं उद्योतकार टीकाकार कहते हैं कि सप्तमेश में द्वितीयेश बलवान है, इसलिए मारकता द्वितीय स्थान में अधिक है। मार्केश से संबंध का अर्थ है मार्केश के स्थान से संबंध करना या मार्केश ग्रह से संबंध करना। उनकी दशा या अंतरदशा में मृत्यु होती है। सज्जन रंजनी टीकाकार के मतानुसार द्वितीयेश की अपेक्षा द्वितीय स्थान में बैठे पाप ग्रह अधिक मारक हैं। इन द्वितीय स्थान में बैठे पाप ग्रहों में जो अधिक है वह विशेष बलवान मारक है। इससे भी अधिक मारक वह पाप ग्रह है जो द्वितीयेश से संयुक्त है। इस प्रकार इनका बल ज्ञात करके मारक निश्चय करना चाहिए। जब द्वितीय स्थानगत पाप या द्वितीय पाप तीनों प्रकार के ग्रह मारक होने के अधिकारी होते हैं तो मारक तत्व बल ज्ञात कर मार्केश निश्चय करना चाहिए। इसी बात को और हम यहाँ कुंडली पर समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात ये कही गई है कि सेवेंथ हाउस और सेकंड हाउस मारक स्थान है, और सेकंड लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड की महादशा या अंतरदशा, सेकंड लॉर्ड या सेवेंथ लॉर्ड की महादशा या अंतरदशा में मृत्यु या मारक कहना चाहिए। तीसरी बात कही गई है कि सेकंड हाउस या सेवेंथ हाउस में बैठे हुए ग्रह या
सेकंड हाउस या सेवेंथ हाउस से रिलेशन बनाने वाले ग्रह की महादशा या अंतरदशा में मृत्यु कहनी चाहिए। अब चौथी बात आई क्या, सेकंड लॉर्ड या सेवेंथ लॉर्ड के साथ संबंध बनाने वाले ग्रह की महादशा या अंतरदशा में मृत्यु कहनी चाहिए। इसी चीज को अब हम एक कुंडली पर समझने की कोशिश करेंगे। इस कुंडली को हम मान लेते हैं, यहीं से इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। हम कोई भी एक चार्ट ले लेते हैं, कोई भी एक चार्ट में माना धनु लगन की चार्ट ले लिया। धनु लगन के चार्ट में सेवेंथ लॉर्ड कौन हुए, सेवेंथ हाउस और सेकंड हाउस। सेवेंथ लॉर्ड हुए बुध और सेकंड लॉर्ड हुए शनि महाराज, बुध देव और शनि देव। अब इसी कुंडली में हम ग्रहों को प्लेस करते हैं। माना यहाँ सूर्य है, सूर्य को मैं यहाँ बैठाती हूँ। सूर्य है और बुध है, बुध को थोड़ा सा हटा के यहाँ बैठाते हैं और यहाँ शुक्र है। सूर्य बुध शुक्र, यहाँ माना शनि है और सूर्य को, सूर्य बुध शुक्र चंद्रमा मंगल, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति, बृहस्पति शुक्र और शनि। ठीक है, राहु केतु माना यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेवेंथ हाउस में सेवेंथ लॉर्ड कौन बने, बुध हुए। सेवेंथ लॉर्ड हुए बुध और सेकंड लॉर्ड बने शनि। सेवेंथ हाउस से कौन, दूसरा कौन ग्रह है जो संबंध रख रहा है, मंगल, क्योंकि वो सेवेंथ हाउस में ही बैठ गए हैं। सेकंड हाउस से कौन रिलेशन रख रहा है, सूर्य और शुक्र, क्योंकि वो सेकंड हाउस में ही जाकर बैठ गए हैं। अब यहां पर ये जानने की जरूरत है कि क्या बुध के साथ कोई रिलेशन रख रहा है। बुध के साथ, बुध कौन है यहाँ पर, सेवेंथ लॉर्ड है। बुध के साथ परस्पर दृष्टि संबंध में मंगल देव है, तो मंगल देव का बुध के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। ठीक है, और यहां पर शनिदेव, शनिदेव के साथ किसी का संबंध बनता दिख रहा है, मंगल की चौथी दृष्टि और शनिदेव की दशम दृष्टि। तो मंगल देव और शनिदेव का आपस में दृष्टि संबंध हो गया। तो अब यहाँ पे कुछ कौन कौन से ग्रह इन्वॉल्व हो गए इस मारक काम में। पहले बुध शनि मंगल, ये बुध है ही, सूर्य शुक्र और मंगल शनि है ही। तो यहाँ पर सूर्य बुध शनि और मंगल, साथ में शुक्रदेव भी, ये पांच ग्रह ऐसे हैं जो मारक स्थानों से संबंध रख रहे हैं या मार्केशों से संबंध रख रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए, देखिए हर दशा में तो मृत्यु हो नहीं सकती, ऐसा तो नहीं है ना कि हर दशा में मृत्यु हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो क्या समझना चाहिए, हम कह रहे हैं कि इस जातक की शुक्र की दशा में जन्म हुआ माना, शुक्र की दशा के बाद सूर्य की दशा आई, सूर्य की दशा के बाद चंद्रमा की दशा आई, चंद्रमा के बाद मंगल की और फिर राहु की, फिर गुरु की और फिर शनि की। अरे स्क्रीन कर दे, यहाँ गुरु के बाद शनि और शनि के बाद बुध की दशा आई।
ठीक है। तो जब शुक्र की दशा आ रखी है तो क्या मारक कहना चाहिए, या सूर्य की दशा जब आई तब मारक कहना चाहिए? या चंद्रमा तो मारक मारक स्थानों से संबंध नहीं रख रहे, तो चंद्रमा की दशा में नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या मंगल की दशा में कहना चाहिए? राहु की दशा को हटा देते हैं, गुरु की दशा को हटा देते हैं। शनि और बुध की दशा में क्या मारक कहना चाहिए? तो आइए इसके बारे में अब किताब में ही आगे जानने की कोशिश करें। वो कह रहे हैं कि विनायक शास्त्री जी के अनुसार यहाँ पापी शब्द, अब ये पापी शब्द कहाँ आया, देखिए लगन से सप्तम या द्वितीय मृत्यु स्थान है, उन स्थानों में जो पाप ग्रह हो सप्तमेश और द्वितीयेश से युक्त, और पाप ग्रह हो तो और सप्तम या द्वितीय के मालिकों की दशा में मृत्यु होगी। कहने का क्या मतलब है कि अब हमें यह भी समझना चाहिए कि मारक स्थानों के साथ कौन से पाप ग्रहों का संबंध आ गया। तो क्या शुक्र को यहाँ पाप ग्रह समझना चाहिए? इस चीज को समझने की जरूरत है। क्या शुक्र यहाँ पर पाप ग्रह है? तो शुक्र यहाँ पर इस कुंडली में षष्टेश और एकादशेश है। षष्टेश और एकादशेश पाप ग्रह ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या जो संज्ञा हम दे रहे हैं पाप ग्रह की, पाप अशुभ ग्रह की, वो किताब के लिखने वाले भी दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पापी शब्द से जो दोष आता है वो आता है नीच, अस्तगत, पाप युक्त या पापाक्रांत या शत्रु क्षेत्र। या तो जो संज्ञा हमने दी है यहाँ पर पाप ग्रह की, क्योंकि वो सिक्स्थ लॉर्ड है या 11th लॉर्ड है, इसलिए वो पाप ग्रह हो गया, ये संज्ञा यहाँ नहीं देनी है। बल्कि क्या देनी है कि वो पाप ग्रह के साथ बैठा हो। कैसा हो वो? या तो अस्त हो या नीच हो या पापयुक्त हो या पापाक्रांत हो या शत्रु क्षेत्र हो। तो अगर हम शुक्र की यहाँ बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो शुक्र यहाँ पाप प्रभाव में है, एक सूर्य के साथ ये बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सूर्य को हम पाप ग्रह तो नहीं कहते, हाँ क्रूर ग्रह जरूर कह देते हैं। ठीक है। तो अब हमें इसको और भी समझने की जरूरत है। अभी हमें थोड़ा सा डाउटफुल हो गए कि क्या कहना चाहते हैं, चलिए आगे देखते हैं। यदि सप्तमेश और द्वितीयेश गुरु या शुक्र हो तो उनकी विशेष मारकता होती है, और यहाँ पर गुरु और शुक्र तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर बुध हो तो उनकी भी माननी चाहिए, और अगर चंद्रमा हो तो उनकी भी माननी चाहिए। ठीक है। सर्वप्रथम सप्तमेश की मारकता का विचार करें, तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि सप्तमेश की मारकता का विचार कर लेना चाहिए। ठीक है, यहां पर इस कुंडली में सप्तमेश बुध है और मारक है। ठीक है, आइए आगे पढ़ें। एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, और अपने विचारों में, कार्यों में निपुणता लाते जाएंगे। वो कह रहे हैं कि पहले सबसे पहले क्या कर लिया, सप्तमेश की मारकता का विचार कर लिया, उसके बाद द्वितेश की मारकता का विचार कर लिया, उसके बाद गुरु और शुक्र का, क्योंकि मारक स्थान के अतिरिक्त स्थान में बैठकर ये ग्रह मारक हो जाते हैं, हो सकते हैं। किंतु केंद्रेश शुक्र और गुरु यदि मारक स्थान में ना बैठे हो तो उन्हें मारक बनाने के लिए किंचित पाप संयुति आवश्यक होती है। अगर यहाँ पर देखिए, गुरु अकेले बैठे हुए हैं, शुक्र सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, और यहाँ पर कोई भी मार्केश नहीं है, इनमें से दोनों ही ग्रह मार्केश नहीं है। तो ओवरऑल ये कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि सेकंड लॉर्ड को देखना है, उसके अलावा सेवेंथ लॉर्ड को देखना है, उनमें सेकंड लॉर्ड सबसे ज्यादा मारक है, हमें ये देखना चाहिए। और अगर कोई शुभ ग्रह इन स्थानों का स्वामी बनता है, किन स्थानों का, सेकंड हाउस का या सेवेंथ हाउस का, तो वो ज्यादा मार्केश हो जाएगा। प्रबल मारक सेकंड हाउस होता है, इससे संबंध रखने वाले ग्रह भी मारक का काम कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं
तो एक बहुत ही अच्छी बात पंडित राम रतन जी ओझा जी ने कही है कि जब इन पेजेस को मैंने आगे पढ़ लिया था, ठीक है, तो समय बचाने के लिए मैं आपको इसका क्रक्स यानी कि शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। राम रतन जी ओझा जी ने कहा, राम यतन ओझा जी ने कहा कि अब हमें ये पता चल गया कि सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड या सेवेंथ हाउस से रिलेटेड ग्रह मारक का काम करेंगे। इसी तरह सेकंड सेकंड हाउस, सेवेंथ लॉर्ड या इनसे रिलेटेड ग्रह मारक का काम करेंगे। लेकिन क्या इतना कह देना काफी है? उन्होंने कहा नहीं, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जिस व्यक्ति के कि जिस जातक की कुंडली का हम विचार कर रहे हैं उसका आयु खंड क्या है। अब ये आयु खंड क्या है? आयु खंड तीन होते हैं। कैसे? अल्पायु हो सकती है किसी की मध्य आयु हो सकती है और किसी की दीर्घायु हो सकती है। और ये अल्पायु, मध्य आयु और दीर्घायु कैसे निकाली जाती है? जैमिनी विधि में लगन लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड को कंपेयर करके, दूसरा लगन और चंद्र लगन को कंपेयर करके, और तीसरा लगन के साथ होरा लगन को कंपेयर करके ये पता लगाया जाता है कि व्यक्ति को, जातक को अल्पायु मिलने वाली है, मध्य आयु या दीर्घायु मिलने वाली है। इसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि चर राशि में चर प्रधान है, स्थिर प्रधान है, या फिर द्विस्वभाव है। चर, स्थिर और द्विस्वभाव, इसके लिए हम लोग एक पैम मेथड का भी यूज करते हैं जिसको बोलते हैं PAM, पैम मेथड। पूर्ण आयु प्राप्त होती है जब चर राशियां हों, अल्प आयु प्राप्त होती है जब स्थिर राशियों का संबंध आए, और मध्य आयु प्राप्त होती है जब द्विस्वभाव राशियों का संबंध आए। यानी कि लगन लॉर्ड चर हो, चर राशि में बैठा हो, और एट्थ लॉर्ड भी चर राशि में बैठा हो, तो सम्मिलित रूप से ये निर्णय कर लेना चाहिए कि पूर्ण आयु है। इसी तरह से इनका भी विचार करना चाहिए। अगर दोनों में से, इसको ऐसे भी समझे, अगर एक चर में है और एक स्थिर में है, तो चर और स्थिर अब यहाँ पे फैसला नहीं कर पा रहे तो तीसरा ले लेना चाहिए, यानी कि द्विस्वभाव। तो इसको ये समझना चाहिए कि ऐसे जातक को कौन सी आयु मिलेगी? मध्य आयु। अगर दोनों ही स्थिर आ रही हैं तो स्थिर में समझना चाहिए कि अल्पायु मिलेगी। आशा है ये वाली बात आप लोगों को समझ आई होगी। एक हम और लेक्चर करेंगे जो आयु पर ही निर्धारित होगा, उसमें हम ये आयु की गणना, आयु के खंडों की गणना कैसे की जाती है ये जानने की कोशिश करेंगे। अब राम यतन जी ओझा जी ये क्यों बता रहे हैं कि पहले हमें खंड निकाल लेने हैं? हमने खंड निकाल लिया, माना किसी का अल्पायु आई, और अल्पायु तो आई, और उसी समय मारक मारक भाव की में बैठे हुए ग्रह या मार्केश की दशा भी आ गई, महादशा या अंतरदशा, तभी आप कहोगे कि इस दशा या अंतरदशा में जातक को मृत्यु प्राप्त हो सकती है। अगर उसकी मध्य आयु आई है तो भी यही बात। कौन सी बात? कि मारक भाव की ग्रह की दशा आई, तभी कहना चाहिए कि इस दशा या अंतरदशा में जातक की मृत्यु हो सकती है। और अगर दीर्घायु आ रही है
तो भी हमें देखना चाहिए कि कौन सी महादशा या अंतरदशा में, क्या उस महादशा या अंतरदशा का संबंध मारक भाव से है, मार्केश से है, या मारक भाव में बैठे हुए ग्रह से है। अगर है तो कहना चाहिए कि हाँ, इस दशा में जातक मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। आशा है ये बात आप लोगों को समझ आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास और भी कोई प्रश्न है तो हमें जरूर लिख के भेजिएगा। यहाँ पर देखिए एक और बात लिखी गई है कि आयु खंड से क्या मतलब है। आयु खंड के लिए इन्होंने तीन मत दिए हैं, प्रथम मत, द्वितीय मत और तृतीय मत। पहला मत कहता है कि 32 साल तक अल्पायु मानो, 32 से 64 तक मध्य आयु और 96 साल तक दीर्घायु मानो। उसके बाद बोला है दूसरा मत है कि 36 साल तक अल्पायु मानो, 72 तक मध्य आयु और 108 तक दीर्घायु। और फिर तृतीय मत है कि 40 वर्ष तक अल्पायु, 80 तक मध्य आयु और 120 तक दीर्घायु। लेकिन आज के समय में हमने देखा है कि बहुत ही कम मनुष्य, बहुत कोई इक्का दुक्का ही ऐसे होंगे जो 108 वर्ष तक जीते होंगे। 120 साल तो बहुत, मतलब मैंने तो नहीं देखा। ठीक है। तो अगर हम पहले ही मत को का विचार को से सहमत हो तो हमें ये मान लेना चाहिए कि 32 वर्ष तक अल्पायु, 64 तक मध्य आयु और 96 तक दीर्घायु को मानना होगा। ठीक है, आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। इसी तरह की बातें देखिए इन्होंने आगे बोला है, सर्वार्थ चिंतामणि में भी लिखी है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इन्होंने इसी बात की सहमति के लिए कहे हैं। आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू इसी चीज को समझाने की कोशिश की गई है। आशा है आपको ये मारक अध्याय अच्छा लगा हो। कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि किस तरह से हम अपने लेक्चर्स को और इम्प्रूव कर सके। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू।